हमारा वीडियो है रेडियो एक्टिविटी। ये है फिजिक्स से क्लास 10th के बच्चों के लिए। और इसमें हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और उसके क्या यूज होते हैं, कौन कौन से मेटल्स जो वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा देखना होगा कि जो एलिमेंट्स हैं, तो हम जानते हैं कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। The smallest particle of an element is atom. बट जब जिन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन और रदरफोर्ड का जो मॉडल आया स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, और उसके बाद फिर से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जब डिस्कवरी हुआ, तो हमें ये पता चल गया कि जो एटम है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है उसके सब पार्टिकल्स में। यानी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, ये बात पता चली। उसके बाद और भी बातें पता चली कि उस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो होता है वो किस तरह से बना होता है। तो देखिए, जो भी एटम है, अगर हम बात करें एटम, तो एटम जो हो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। तो एटम के जो सब पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, पहला हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हमारा होगा प्रोटॉन्स और तीसरा हमारा होगा न्यूट्रॉन्स। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पे नो चार्ज होता है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये निगेटिव है, इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन का। ये कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिफरेंस यही है कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, अगर हम इनके मास की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये होगा 1/1840 ऑफ व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, मास होगा वो होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब न्यूट्रॉन में नो चार्ज होता है, पर न्यूट्रॉन का मास होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज तो नहीं होता है, पर इसका मास होता है, और मास इक्वल टू प्रोटॉन ही होता है। 1.6 इंटू 10⁻27 kg इसका भी होगा। तो ये हमारा हो गया कुछ डेटा जो हम पहले से ऑलरेडी हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है। अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। यानी कि अगर हमने हमारा ये एक एटम है, तो इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर ऑर्बिट में चक्कर काटता हुआ होगा। तो अगर हम मास की बात करें, तो क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इट इज 1/1840 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, और उसका भी इतना छोटा भाग है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल है, वी डोंट कंसीडर इट। यानी कि अब जो मास हुआ वो, अगर हम इस एटम के मास की बात करें, तो ये मास होगा किसका, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होगा हमारा। यानी कि अगर सो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। ये मास ऑफ हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यानी मास ऑफ न्यूक्लियस, तो यानी कि
जो मास ऑफ एटम है, अगर मास ऑफ एटम की हम बात करें, मास ऑफ एटम दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और वो क्या होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है तो मास ऑफ न्यूक्लियस, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस बना रहा है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इसको हम बोलते हैं। ये हमारा अगर टुगेदर हमको बोलना है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वी कैन से न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एटम है अरेंज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, पर इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर होता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, शेल बने हुए हैं, या बोल सकते हैं कि कमरे प्रोवाइड किए हैं किसने, एटम्स ने, कि भाई इलेक्ट्रॉन तुम अपने कमरे में रहना। एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी उनका अपना एक प्लेस है जो कि है न्यूक्लियस। दे डोंट गेट आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस से बाहर कभी नहीं निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन थोड़ा हमारे नटखट है, इलेक्ट्रॉन उन नॉटी बॉयज बच्चों जैसे हैं जो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, पर इनको भी बोला गया है कि भाई अपने ही शेल के अंदर, अपने ही रूम के अंदर घूमना है, कहीं बाहर नहीं जाना। तो कैसे होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ रहेंगे, और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल यानी ऑर्बिट्स डिवाइड किए गए हैं, और इन ऑर्बिट्स को नाम भी दिया गया है, जैसे ये के ऑर्बिट, एल, एम, एन एंड सो ऑन। के ऑर्बिट हमारा जो होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट है, एल होगा जो हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, एम जो होगा वो हमारा थर्ड ऑर्बिट है, और एन जो होगा वो हमारा फोर्थ ऑर्बिट है। इस तरह से हमारे ऑर्बिट्स बनाए गए हैं। अब ये क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो अपने ऑर्बिट्स में रहेंगे एंड दे डोंट गो एनीवेयर एक्सेप्ट देयर ऑर्बिट्स। ओके, बट वो इस एक जगह बैठे हुए नहीं रहेंगे, ऑलवेज दे रिवॉल्व, वो वहां पे चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि दे आर वेरी नॉटी, वो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे नहीं है। अब ये है कि उनके अंदर, उनके बीच तो लड़ाई हो जाएगी भाई, कि मैं फर्स्ट सेल में रहूंगा, मैं सेकंड सेल में रहूंगा, सब बोलेंगे कि मैं एक ही सेल में रहूंगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए भी एक उपाय किया गया, और इनको डिवाइड कर दिया गया कि कौन किस में रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में रहेंगे उसके साइज के अनुसार। तो ये एक फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, जहां n हमारा क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स है। तो अगर हम बात करें, अब ये हमारे नंबर ऑफ शेल्स हो गए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट शेल की, तो फर्स्ट शेल में क्या है, फर्स्ट शेल हमारा के शेल है, फर्स्ट शेल क्या है, के शेल है। तो 2n स्क्वायर करने पे क्या होगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उसी तरह से अगर हम एल शेल की बात करें तो दैट इज द सेकेंड, ये एल शेल हमारा क्या होगा, एल शेल हमारा सेकेंड होगा, यानी एल शेल में कितने होंगे, 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 8। सबको एकदम क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद अगर हम थर्ड सेल की बात करें, तो थर्ड सेल में हमारा थर्ड सेल कौन सा है, दैट इज एम, और एम में भी 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 इंटू 3 स्क्वायर करने पे कितने हो जाएंगे, 18। तो ये इनका अरेंजमेंट होता है, इनका अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम के, एल, एम, एन की बात करते हैं, और भी आगे जाया जा सकता है, तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, 2, 8, 18, 32, इस हिसाब से क्या होगा, अरेंज होंगे। यानी कि के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 रह सकते हैं, एन शेल में मैक्सिमम 32 रह सकते हैं। और इसी तरह से ओपी जो भी होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में रहेंगे। तो यहाँ तक एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है डाउट तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई भी एटम जब हम लेते हैं, कोई भी एटम, तो वो इनिशियल स्टेट में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल क्यों होता है, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और दोनों ही इक्वल होते हैं। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होंगे, इसलिए कोई भी चीज क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम है। अब इसमें मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हमें देखना है। तो जितने नंबर, अब यहाँ पे सबसे पहले इस बात को क्लियर कर ले, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of an atom. That is what? That is atomic number. Number of proton, number of electron भी बोला जा सकता है, पर इलेक्ट्रॉन हमारे स्टेबल नहीं होते हैं, वो गेन और लॉस उनका होता रहता है, इसलिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल रहे हैं। और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, तो Z से। यस, Z इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर। अब हो गया एटॉमिक मास। तो मास हमें पता है कि किसी भी एटम का जो मास है उसके न्यूक्लियस में होता है। तो जो हमारा एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको मास नंबर भी बोल सकते हैं, मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होगा, सो दिस इज द सम ऑफ, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, वी कैन से टोटल नंबर ऑफ protons and neutrons in the nucleus is known as मास नंबर। ठीक है, इसको मास नंबर कहेंगे और इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं हमारे पास एक्स एलिमेंट है, तो एक्स एलिमेंट में एटॉमिक नंबर हम कहाँ दिखाएंगे, नीचे की तरफ रहेगा, और सूची की ओर हमारा रहेगा एटॉमिक नंबर, और ऊपर की तरफ क्या रहेगा, हमारा मास नंबर। इस तरह से हम कोई एलिमेंट को दिखा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर रहेगा, यहाँ लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 23, ये हमारा क्या हो गया, इसका मास नंबर हो गया। तो इस तरह से हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर होता है। ओके, तो एटॉमिक, अब एक बार और देख लेते हैं। तो एटम मास नंबर जो हो गया, अगर हम बात करें मास नंबर की, मास नंबर दैट विल बी इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि A इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर इसी तरह से हमें पता है, क्या पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, और यह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस Z। अगर हमको पता है कि कितना एटॉमिक मास है और कितना एटॉमिक नंबर है, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट एटम्स के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, या मैं यहीं पे बता दूं। तो अगर इसके ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोजन ये है और इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो गया, और इसका जो मास नंबर है, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो गया, और इसका मास नंबर है ये भी कितना हो, 1 हो गया, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। पर वही अगर हम हीलियम की बात करें, तो हीलियम का इसमें क्या, इस हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। यानी इसमें प्रोटॉन जो होंगे वो 2 होंगे, और न्यूट्रॉन जो होंगे वो भी 2 होंगे, और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि किस में होगा, ये होगा इसके के शेल में। ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा हीलियम है। हीलियम एक इनर्ट गैस है, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा हीलियम क्या करता है, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। क्यों, क्योंकि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो ये इसलिए इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है,
और इसका जो मास नंबर है वो कितना हो जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां तक अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स। हमने एटम स्ट्रक्चर को एटम का समझ लिया। आइसोटोप्स क्या होता है, हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी समझ चुके हैं। तो आइसोटोप्स होता है लाइक द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different mass number are called isotopes। यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट 2-3 फॉर्म में पाए जाएंगे। एक ही एलिमेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनके मास नंबर में डिफरेंस आ जाएगा। यानी उनका A इक्वल होगा, उनका Z इक्वल होगा बट A में डिफरेंस आएगा। तो ये हमको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डिफरेंस कहाँ आया, तो डिफरेंस आ गया हमारे न्यूट्रॉन्स में। जैसे कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स का बात ले लें, किसी भी एलिमेंट की बात करें, अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। बट सोडियम का मास नंबर यानी कि A कितना होता है, ये होता है 23। तो ये 23 कहाँ से आया। अब तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते तो वो भी 11 हो जाता। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये हो गए। तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है पर न्यूट्रॉन थोड़ा सा डिफर हो गया। बट हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स की। तो एक ही एलिमेंट कई फॉर्म में पाए जाए। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। हाइड्रोजन जिसका एक एटॉमिक नंबर भी होता है और एक 1 इसका एटॉमिक मास भी होता है। ठीक है, एक होता है जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन या प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम इसको कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो गया हमारा एटॉमिक नंबर यानी Z कितना है 1 है और एटॉमिक मास यानी A कितना है, इलेक्ट्रॉन 1 है एंड प्रोटॉन 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है। ये हमारा हो गया पहला प्रोटियम। बट इसका एक और फॉर्म आएगा जिसमें क्या हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा, ये 2 हो जाएगा। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम यानी कि इसके अंदर हमारा जो है Z यानी एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, बट इसका जो मास नंबर है वो हो गया 2। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, प्रोटॉन भी 1 हो गया और न्यूट्रॉन भी 1 हो गया। यहाँ पे न्यूट्रॉन भी 1 हो गया, यानी कि न्यूट्रॉन के नंबर्स में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसका एक और फॉर्म लेते हैं हाइड्रोजन का और वो होता है हाइड्रोजन का ये एटॉमिक नंबर 1 रहेगा बट मास नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ट्राइटियम। ठीक है, बट मोस्ट अबंडेंटली कौन सा पाया जाता है, वो प्रोटियम यानी कि नॉर्मल फॉर्म जो हाइड्रोजन का होता है वही पाया जाता है। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कितना, अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें हम तो एटॉमिक नंबर इसका तो 1 ही है बट इसका मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर इसका 3 हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 1 है, प्रोटॉन भी अभी 1 है बट न्यूट्रॉन क्या हो गया, न्यूट्रॉन इसमें 2 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 1 है। अगर हम डाइटोरियम की बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें ये 2 1, ये इसमें न्यूट्रॉन जो है ये 2 हो गए। और इसी तरह से हम ट्राइटियम की बात करें, हाइड्रोजन की ट्राइटियम की, तो यहाँ पे ये हमने 3 और 1 कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो 3 हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंसेस है वो कहाँ है, न्यूट्रॉन के नंबर में है, बाकी सारा हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है। यानी ये हो गए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स।
कार्बन जो होता है, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और ये मास नंबर 12 हो गया। दूसरा हो गया कार्बन 13, एंड तीसरा हो गया कार्बन 14। तो कार्बन 14, यहाँ पे भी वही डिफरेंस होगा। अगर कार्बन 12 की बात करें तो इसका मास इलेक्ट्रॉन नंबर है 6, प्रोटॉन भी 6, एंड न्यूट्रॉन भी क्या हुआ, 6 हो गया। तीनों ही इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। अब कार्बन 13 की बात करें हम, अगर कार्बन 13 की, तो इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, प्रोटॉन भी हमारा 6 रहेगा, बट न्यूट्रॉन यहाँ पे हो गया 7। तो न्यूट्रॉन में हमारा डिफरेंस आ गया। और उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन 14 की, तो इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6 है, बट न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया 8। यानी न्यूट्रॉन के नंबर्स में हम डिफरेंस देख रहे हैं, और इनके मास नंबर में भी डिफरेंस है। यहाँ पे अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 12 है, एंड मास नंबर भी यहाँ पे 12 है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 12 है, बट मास नंबर यहाँ पे क्या हो गया, मास नंबर यहाँ पे 13 हो गया। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 है, बट द मास नंबर हैज बिकम 14। तो ये हो गया आइसोटोप्स ऑफ व्हाट, कार्बन। इसी तरह से क्लोरीन या कार्बन के 3 आइसोटोप्स हो गए, कार्बन 12, 13 एंड 14। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होंगे। अब क्लोरीन का भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आइसोटोप्स होंगे। क्लोरीन का एक होता है हमारा कितना, ये 17 होता है एटॉमिक नंबर, और ये होता है 35। दूसरा जो क्लोरीन है उसका 17 होगा, और ये हो जाएगा 37। यानी कि फिर से अगर इसकी हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 17 होगा, प्रोटॉन कितना होगा, 17 होगा, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रॉन यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे न्यूट्रॉन 35 हो रहा है, तो न्यूट्रॉन हमारा हो गया 18। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया। और अगर इस क्लोरीन की बात करें, ये हमारा ये क्लोरीन हो गया, 37 वाला क्लोरीन अगर हम लेते हैं, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गए 17, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे 20। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में ही डिफरेंस होता है, किसमें, आइसोटोप्स में। बट क्योंकि ये सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर इनका सेम हो जाएगा, और बट मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। हमने देख लिया। अब आइसोटोप्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आइसोटोप्स की अगर हम बात कर रहे हैं, आइसोटोप्स जो होंगे वो 2 तरह के होंगे। पहला क्या होगा, तो पहला होगा ये स्टेबल, और दूसरा होगा अनस्टेबल, भाई ये स्टेबल और अनस्टेबल क्या है, तो स्टेबल है जो कि जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत कम डिफरेंस से डिफर करते हैं, यानी कि वो बहुत ही इक्वल टू, नियरली इक्वल टू होते हैं। और स्टेबल में क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइक नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये स्टेबल हो गया। बट ये अनस्टेबल वाला क्या हो गया, इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर what is number of neutrons are varied by large number or exceeds by, we can say number of neutrons are exceeds by large number of protons। प्रोटॉन से बहुत ज्यादा नंबर में ये डिफर करेंगे, तो इनको हम रेडियो एक्टिव क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि यूरेनियम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, और ये इसका मास नंबर 235 होता है। और एक और यूरेनियम ले लेते हैं, तो इसका 92, और ये हो जाएगा 238।
तो हम देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम बात करें पहले वाले यूरेनियम की, इसकी, तो इसमें जो हमारा प्रोटॉन है वो 92 है और हमारा जो न्यूट्रॉन है वो कितना हो जाएगा, हमारा 92 है और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो न्यूट्रॉन हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा 146। कितना डिफरेंस होगा, कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 146 का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा प्रोटॉन कितना है, 92 है, बट अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना होगा, देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 148। तो यहाँ पे एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेडियो आइसोटोप हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो हमारे पास है कार्बन 12 है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, कार्बन 14 है। तो इसमें कौन सा जो होगा वो आइसोटोप होगा, वो कार्बन 14 जो होगा वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा। कार्बन 14 क्या होगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा। उसी तरह से क्लोरीन 37 का भी हम बोल सकते हैं कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर नियरली इक्वल है तो उनको हम कहते हैं स्टेबल आइसोटोप। अगर उनमें इनके बीच में ज्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, तो उनको हम कहेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं और क्या इनका यूज होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।